हेलो एवरीवन। जो इसके पहले की क्लास थी वो किसी कारण से कट हो गई थी, और जो आधा वीडियो रिकॉर्ड हो पाया है तो वो उसको उसके बाद की क्लास ये है। ठीक है, तो आपने हमने यहाँ तक देख लिया था, अमाशय तक देख लिया था, और अब हम छोटी आंत से देख रहे थे। तो छोटी आंत को तीन भागों में विभक्त विभक्त किया था, तीन भागों में बांटा था। एक डैडुनम, डुओडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। ठीक है, तो अमाशय और छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वॉल्व होता है। ये यू टाइप की संरचना होती है। ठीक है, यू टाइप की संरचना मतलब देखो, ये ऐसा अमाशय होता है और यहाँ से ये ऐसे मुड़ता है। ठीक है ना, ये है अमाशय और फिर आके ये ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ये इस टाइप से। ओके, ग्रहणी तथा अमाशय के मोड़ पर अग्नाशय अवस्थित होते, यहीं पर अग्नाशय होता है यानी पैंक्रियाज होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, और ये सब जो है पित्त वाहिनी अग्नाशय से सब कोई एक ही जगह यहाँ पे खुलता है। ग्रहणी की दीवार पर ग्रहणी जो है ग्रंथियां और ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, देख लो कितनी लंबी होती है। हाँ, 6.5 मीटर इतना कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। फिर छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। छोटी आंत में तीन भाग होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम बता दिया। ड्यूओडेनम में यकृत से पित्त रस आके मिलता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, डुओडेनम में अग्नाशय से तीन एंजाइम आते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये सब याद करने हैं। जेजुनम में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है और भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। और इसके बाद इलियम में बचे हुए भोजन का अवशोषण, अन्य भाग का अवशोषण इलियम में होता है, सबसे लास्ट में होता है। और इलियम में विलेय स्ट्रक्चर या रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन अवशोषण में मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या है? बड़ी आंत 1.5 मीटर की लंबाई होती है और चौड़ाई 4 से 7 सेंटीमीटर की होती है। बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, सीकम में टी जंक्शन होता है जो छोटी आंत तो बड़ी आंत को जोड़ता है। टी जंक्शन में ही अपेंडिक्स अवशेषी अंग स्थित होता है। ओके, और ये याद करने के लिए है, सब याद करना है इनको। कोलन में जल, लवण और रसायन इत्यादि का अवशोषण होता है और यहाँ ही विटामिन के का निर्माण होता है। रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है और बाद में ये मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है किंतु लंबाई में छोटी होती है। सीकम में एक मुड़ी और कुंडलित संरचना होती है, लगभग 2 इंच लंबी होती है। ठीक है, ये पूंछ के जैसे होती है यानी कृत्रिम क्रमी रूप परिशेषिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स निकलती है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। ठीक है, ये जो संरचना है ना, इसको ऐसा माना जाता है कि पहले कभी इंसान जब वानर था तो उसकी पूंछ होती थी, अब ये पूंछ तो है नहीं, तो ये धीरे धीरे खत्म होके बस वो उतनी 2 इंच लंबाई की बची हुई है। समझ गए? ये वो है। इलियम और कोलन के संधि स्थान पे एक वॉल्व होता है, इसको इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं, जो भोजन को का छोटी आंत में वापस जाने पर रोकता है। हमारे शरीर में हर जगह वॉल्व लगे हैं। ठीक है, तो ये सारे वॉल्व के नाम याद कर लेने हैं आपको। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है। ओके, बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं निकलता, ये केवल पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करता है। ठीक, अब सहायक पाचक ग्रंथियां देखते हैं जो और इसके अलावा सहयोग करती है पाचन क्रिया में। तो ये ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक होती है और मनुष्य में 3 सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, एक यकृत, एक पित्ताशय और एक अग्नाशय। ओके, अब देखिए सबसे पहले यकृत या लीवर। तो लीवर क्या करता है? ये एब्डोमिनल कैविटी में दाहिने ओर होता है, डायफ्राम से लगा हुआ पाया जाता है। ठीक है, दाएं साइड होता है। यकृत मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, इसमें पित्त रस का निर्माण होता है। ये सब एग्जाम में यही लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से पढ़ना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है केवल। यकृत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके निम्न कार्य है। क्या? पित्त रस का स्राव करना, ग्लाइकोजेनेसिस,
अब देखो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो जब ब्लड में, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तब ये यकृत कोशिकाएं होती है अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में बदल देती है, जो कि यकृत और पेशियों में संचित होता है। यही क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। मतलब यकृत क्या क्या काम करता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पित्तरस का स्राव किया, फिर ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया किया, फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत कोशिकाएं क्या करती है, संचित ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती हैं और रुधिर परिवहन में पहुंचा देती है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य मात्रा हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। जब ज्यादा होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस करेगी, ठीक है, संचित कर लेगी, और जब कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगी और सामान्य मात्रा में ला देगी। फिर ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब इसमें क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल को भी से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती है। यदि बहुत जरूरत होती है तो फिर ऐसा करेंगे। यह क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है और विटामिन ए और विटामिन डी भी यकृत में संचित रहते हैं। देखो कितनी सारी चीजें यकृत में होती है, लीवर में होती है। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट अंग है बॉडी का। यकृत क्या है, लीवर क्या करता है, मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य भी करता है। भ्रूण या एम्ब्रायो में यकृत आरबीसी का निर्माण करता है। जब गर्भस्थ शिशु होगा ना, जो भ्रूण होगा उसमें यकृत जो है आरबीसी का निर्माण करेगा, ओके। यकृत कोशिकाएं हिपैरिन का भी स्राव करती है। हिपैरिन भी यहीं से निकलता है, जो ब्लड से क्या होता है, ब्लड वेसल्स में या रुधिर वाहिनियों में ब्लड को जमने नहीं देता है, ओके। फिर पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय पक्षियों, चूहों, व्हेल मछली, घोड़ों में नहीं पाया जाता है। देखो इनमें नहीं पाया जाता है, पर मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है तो ये क्या करता है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस, ठीक है, सिस्टिक वाहिका द्वारा पित्ताशय में पहुंचकर संचित होता है। तो यकृत ने, लीवर ने पित्ताशय बनाया, लीवर ने क्या बनाया, पित्तरस बनाया, और ये जाके कहा, गॉल ब्लैडर में, वहां पर मतलब गॉल ब्लैडर जो मान लीजिए टंकी है, वहां पे जाके ये सारा स्टोर होता है, ठीक है। फिर पित्ताशय और यकृत की नलियां आपस में मिलकर पित्त वाहिनी का निर्माण करती हैं, ओके। शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। बड़ा कठिन शब्द है भाई, ये हिंदी में ही देखो इतना है, अंग्रेजी में कैसे पढ़ पाओगे, इसको याद कर लेना, कोलेसिस्टेक्टोमी, ओके। जब पित्ताशय को हटा दिया जाता है तो उसको कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं, ओके। अब अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य चिकित्सा, यानी शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन, ओके, तो बिना ऑपरेशन के पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। भैया ये सब ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। अब पित्ताशय में उपस्थित पथरी वसा पाचन को प्रभावित करती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को वो स्टोन हो जाता है गॉल ब्लैडर में, वो यही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। ये क्या चीज है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ये एक मिश्रित ग्रंथि होता है, यह ग्रहणी के पास उपस्थित होता है, वहीं अमाशय के पास। ये अग्नाशय रस का स्रावण करती है, ठीक है। और इस रस में मुख्य रूप से क्या होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, ओके। और इसी पैंक्रियाज से इंसुलिन भी निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। इंसुलिन जो है यहीं से निकलता है। अब पाचन क्रिया देखो, डाइजेशन प्रोसेस। तो पाचन क्रिया दो प्रकार से होती है, एक यांत्रिक पाचन और एक रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन क्या होता है, पाचन के इस भाग के अंतर्गत भोजन को मसलना, चबाना, उसे चिकना बनाना, निगलना और क्रमाकुंचन आदि क्रियाएं आती है। जबकि रासायनिक पाचन में क्या होता है, इसके अंतर्गत भोजन में विभिन्न एंजाइम अपनी क्रियाएं करते हैं। अब मुख गुहा में पाचन, मुंह में जो पाचन हो रहा है इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में मुख गुहा से ही भोजन जो है लार की सहायता से मथा जाता है और इसी सने भोजन को बोलस कहते हैं, ठीक है। जो मुंह में भोजन को जब चबाते हैं तो उसको कहते हैं बोलस, ओके। फिर लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। मंड मीन्स स्टार्च।
तो 30% स्टार्च का जो पाचन है वो मुंह में ही हो जाता है। ग्रैस नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये केवल क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, अब है अमाशय में प्रोटीन। तो अमाशय में अमाशय में प्रोटीन नहीं, अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन कैसे होता है? अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। इसकी जो भीतरी दीवार पे उपस्थित जठर ग्रंथियां होती है, जठर रस को स्रावित करती है जो अत्यधिक अम्लीय होता है। इसका पीएच 1 से 3 होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये जिस अम्ल की बात कर रहे हैं वो यही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को सरल अणुओं प्रोटियोज और पेप्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, इसको याद करना है, ये प्रोटीन के पाचन में मैंने बताया था। फिर इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है और ये रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदलता है। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं, ये दोबारा पढ़ रहे हैं आप लोग। अमाशय में उपस्थित एक अन्य एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। भित्तीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित HCl पेप्सिनोजन प्रोरेनिन को सक्रिय करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और साथ में भोजन के साथ हुए सूक्ष्म जीवों को मारता है। अमाशय में इसके पश्चात भोजन काइम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहां तक जब भोजन पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं काइम। यह भी पूछा जा सकता है, काइम क्रमाकुंचन गति द्वारा अमाशय से छोटी आंत, ठीक है, का एक भाग में पहुंचता है। फिर छोटी आंत में पाचन, तो छोटी आंत में भोजन के आते इसमें 3 रस मिल जाते, कौन कौन से? पित्त रस है, अग्नाशय रस है और आंत रस मिल जाते। और छोटी आंत में भोजन को काइल कहते हैं। देखो, इसके पहले अमाशय में काइम कह रहे थे, अब इसमें काइल कहते हैं। फिर अवशोषण, अब यहाँ पे क्या होता है? छोटी आंत में मुख्यतः अवशोषण होता है और वो भी कहाँ होगा? इलियम में होता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड अमीनो अम्ल और रसांकुरों की कोशिकाओं द्वारा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल लसिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर ये क्या है? ब्लड में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थ विभिन्न अंगों तक ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है। बिना पचा काइम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, और बड़ी आंत में काइम से जल को अवशोषित कर लिया जाता है और केवल अर्ध ठोस मल शेष रह जाता है। अर्ध ठोस मल कुछ समय के लिए मलाशय में एकत्र रहता है जिसे मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मल का पीला भूरा रंग उसमें उपस्थित स्टेरोकोबिलिन, ठीक है ना, स्टेरोकोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण होता है। ये देखो, इसको याद कर लेना, ये 2 नाम, स्टेरोकोबिलिन और यूरोबिलिन। मल की बदबू इंडोल और स्केटोल नामक पदार्थ के कारण आती, ये भी याद कर लेना, पूछ सकता है एग्जाम में। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंचते हैं जहां उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जिसे स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला पाचन मुख गुहा में होता है और वसा का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है कई बार। प्रोटीन का पाचन सबसे धीमा होता है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूं कि जिनको ऐसा लग रहा है कि हमको याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उन्होंने पहली क्लासेस में अच्छे से नहीं पढ़ा। जब मैंने पोषण और स्वास्थ्य वाला खंड 1 की में जो क्लासेस डली हुई हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डली है खंड 1 की, आप वहां जाके वीडियो देखेंगे, ये सारे आपको मिल जाएंगे, वहां पे भी इसको पढ़ाया है मैंने। पित्त रस, बाइल जूस, पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित होता है। ये पित्त रस क्या गाढ़ा होता है, हल्के हरे पीले रंग का होता है, क्षारीय पदार्थ होता है और इसका पीएच होता है 7.8 से 8.6। ठीक है, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 ml पित्त रस निकलता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस में पित्त वर्णक होते हैं जैसे बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन। ठीक है, ये वही है पित्त रस में। अच्छा, ये देखो, ये बिलीरुबिन भी बताया था, जब ये ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? पीलिया हो जाता है। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है जिसे वसा का पाइसीकरण यानी इमल्शन हो जाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है।
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई के होते हैं, और अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनके अवशोषण में। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो सकता। ठीक है। अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस, अब इसके बारे में देखो। पैंक्रियाटिक जूस जो है पैंक्रियास से निकलता है, और ये यानी अग्नाशय से निकलेगा, हल्का क्षारी होता है, 7.5 से 8.3 होता है, जो अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% जल और 2% एंजाइम और लवण होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। याद रखना, इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज और लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अब आंतरस देखो, ये हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय है, जिसका पीएच 7.5 से 8 होता है का द्रव होता है, जो आंत्र ग्रंथियों क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन द्वारा स्रावित होता है। यही एग्जाम में आया था पिछले बार, यही शब्द आया था, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, ये एग्जाम में ये शब्द आया था। ठीक है। और मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंतरस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंतरस में निम्नलिखित एंजाइम होते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। और इरेप्सिन डाई और ट्राइपेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, अगर आपने वहां अच्छे से याद कर लिया होगा तो आज ये टॉपिक जो है आपको बहुत सरल लग रहा होगा, सब कुछ बन रहा होगा। तो ये पाचन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि और आपको याद नहीं किया तो हमने बहुत बड़ी गलती करी है। फिर भी अभी समय है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, फर्स्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है फर्स्ट खंड की, उसमें पोषण स्वास्थ्य टॉपिक में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे शरीर में जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, उनके क्या कार्य होते हैं और कौन सी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव को लेके। तो अब हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण तंत्रिका तंत्र और हार्मोन और एंजाइम से होता है। हार्मोन और एंजाइम का स्रावण जो है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। अंतःस्रावी तंत्र भी मैं समझा चुकी हूँ पहले। ये क्या होता है? शरीर के अंदर जो तंत्र होता है, जो रस निकलता है अंदर से, वही अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ग्रंथि एक प्रकार का रसायन निकालती है। ठीक है। ग्रंथि क्या होती है? ये एक प्रकार का रसायन निकालती है और ये रसायन एंजाइम या हार्मोन हो सकता है। ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, ये देखो ये सबके नाम दिए हुए, इनको याद कर लेना है अच्छे से, स्टार बना के सारे याद होना चाहिए। अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल और जनन ग्रंथि। और बाह्यस्रावित ग्रंथि क्या है? यकृत, श्वेद, लेक्राइमल, श्लेष, लार, बेवर। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। इसके नाम अच्छे से याद करने हैं, नाम अच्छे से याद करने, मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ, बार बार जोर दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, और मिश्रित। ठीक है। अब अंतःस्रावी से देखो। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा हार्मोन का स्रावण होता है। ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती, जिससे हार्मोन का परिवहन सीधे रक्त में होता है। ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। मतलब इनमें ये ग्रंथियां क्या होती है? इनमें नली नहीं होगी। जैसे ये है, ये ग्रंथि है, तो कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जिनमें नली लगी होगी और कुछ ग्रंथियां ऐसी होंगी जिनमें नली नहीं होगी। ठीक है। देखो ये नली वाली हो गई और ये है बिना नली वाली। तो ये जब निकालेगी, ये रस निकाला इसने, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं होता, इनके शेप अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने क्या किया? रस निकाला, तो इस डायरेक्ट ब्लड में फ्लो होने लगेगा। ओके, ये डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगा इनसे। तो जो जिनसे निकलने वाला हार्मोन है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, वो क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। और एग्जाम्पल पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, और ऊपर भी दिया हुआ है, चार्ट भी बना दिया है। फिर होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ऐसे ग्रंथियों द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है और ये नलिका युक्त होती है। ठीक है। ये क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालेंगी
और दूसरी इनमें नलिका होगी, ये नली बनी हुई है ना, नली होगी, ठीक है, नली से निकलेगा। अब इसका उदाहरण देखो, पसीना, स्वेट, स्वेट है, स्वेट ग्रंथि। फिर यकृत या लीवर, इसमें भी पाइप बना हुआ था। फिर दुग्ध ग्रंथि, है ना, फिर तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, इस सब में पाइप लगे हैं। ओके, आंसू, आंसू ब्लड में थोड़ी बहते हैं, लार ब्लड में थोड़ी बहती है, बस ऐसे थोड़ी अकल लगा लोगे तो सब बन जाएगा। दूध ब्लड में थोड़ी बहता है। तो जिनके लिए, जिन्हें निकालने के लिए नलियां लगी होंगी वो बाह्यस्रावी ग्रंथि होंगी, और जिनको, जो डायरेक्ट ब्लड में जिनसे निकल के हार्मोन्स रिलीज होंगे वो अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी। अब है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियों में हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावण होता है, और इसका एक ही उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो बस याद कर लेना, एक ही है। अब मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां देखो, ये है पीयूष, पिनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क और जननांग। ठीक है, अब देखो, तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, देखो। और ये कपाल के स्फिनॉइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है, जो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में एक व्रत यानी स्टॉक द्वारा जुड़ी होती है। एक व्रंत यानी स्टॉक द्वारा जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावण को मनुष्य की वृद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा 13 हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन ग्रंथि, इसी ग्रंथि से निकलते हैं सबसे ज्यादा 13 हार्मोन। ये क्वेश्चन यानी ये आ सकता है एग्जाम में। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्रपिंड और पश्चपिंड। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, सारी ग्रंथियों को, इनमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब इसको देखो, इसका अग्रभाग क्या है, अग्रपिंड। ठीक है, इससे कौन से हिस्से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये देखो, वृद्धि हार्मोन, इसको क्या कहते हैं, सोमैटोट्रॉपिक्स। फिर थायराइड प्रेरक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी वही FSH। ठीक है, और इनके देखो शॉर्ट फॉर्म भी दिए, ACTH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GS या STH। ठीक है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन ये, या ग्रोथ हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन LH, और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब हमने कहा जनन तंत्र में पहले भी पढ़ा था। ठीक है, पोषण व स्वास्थ्य वाले टॉपिक में मैंने सारा पढ़ाया है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ठीक है, ये सब कहां से निकलते हैं, अग्रपिंड से निकलते हैं। अब वृद्धि हार्मोन और या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ये क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ो। ये शरीर में सामान्य संतुलित वृद्धि करना इस हार्मोन का कार्य होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की उपस्थिति में वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावी होता है। अल्प स्रावण, अगर ये कम निकलता है तो क्या होता है, बच्चों में बौनापन आ जाता है। इसको कम वयस्कों में यदि कम निकले तो क्या होता है, साइमंड रोग हो जाता है। इससे रोगी पतला और उम्र से अधिक वयस्क दिखने लगता है, यानी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखने लगता है। ठीक है, फिर अतिस्रावण, ज्यादा निकलेगा तो क्या है, बाल्यावस्था में, ये किशोरावस्था में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण से अतिकायिकता आ जाती है और सभी अंगों का विकास सामान्य से अधिक हो जाता है। शरीर भीम कर, यानी जो बहुत मोटा हो जाता है, तो ये कारण होता है उसका। फिर वयस्कों में वृद्धि जो हार्मोन है, इसके स्रावण से एक्रोमिगेली हो जाता है। ठीक है, और एक्रोमिगेली रोग में व्यक्ति की टांगे हाथ लंबे हो जाते हैं और चेहरा गोरिल्ला की तरह हो जाता है। ओके, आप थायराइड प्रेरक हार्मोन देखो, इससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को ये क्या कहता है, रेगुलेट करता है, नियमित करता है। ठीक है, यह ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक प्रकार का। फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियमन करता है। इसका स्रावण तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी या सदमावस्था या मैक्रोफेज कोशिकाओं जैसे WBC द्वारा इंटरल्यूकिन 1 स्रावित होता है। ठीक है, अब है पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो महिलाओं में ये अंडाशय में पुटिकाओं यानी फॉलिकल्स के विकास और अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और
ये हार्मोन वृषणों यानी ये जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं उसमें भी शुक्राणुओं के निर्माण को, स्पर्म के निर्माण को प्रेरित करता है। ओके, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, एलएच, ये क्या होता है, ल्यूटियोट्रोप्टिन कहलाता है महिलाओं में इसको, और महिलाओं में एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय के अंडाणु मुक्त करने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए और गर्भाशय में निषेचित अंड को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब ये यूट्रस को तैयार करता है कि यदि कोई बच्चा बनेगा तो उसके लिए ये पहले से सारी तैयारी करता है, ये वाला हार्मोन। पुरुषों में ये अंतराली कोशिका या प्रेरक हार्मोन ICSH कहलाता है, और पुरुषों में ये कहा, ये टेस्टिस के विकास में और टेस्टोस्टेरोन के स्रावण में प्रेरित करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है LH। प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH या मेमोट्रोपिक हार्मोन MTH भी कहते हैं, स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है। बच्चे होने के बाद जो माताओं के स्तनों से दूध निकलता है उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, तो इस मनुष्य की हार्मोन की जो त्वचा पर रंग, तिल और चकत्ते बनते हैं, ये इसके कारण बनते हैं, ये त्वचा की सुरक्षा करता है और इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है। जंतुओं में यह त्वचा के वर्णन को यानी मेलानिन को फैला के त्वचा के रंग को नियमित करता है। त्वचा के कैंसर को मेलेनोमा कहते हैं। ठीक है, अब पश्चपिंड देखो, अब पीछे वाले से क्या होता है, अभी हम पीयूष ग्रंथि ही पढ़ रहे हैं। पीयूष ग्रंथि के भी दो भाग थे, एक अग्रपिंड एक पश्चपिंड। तो अभी तक हमने अग्रपिंड पढ़ा, अब हम इसके पीछे वाला पढ़ रहे हैं, पश्चपिंड। इसमें से पीछे वाले से अब दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है वॉसोप्रेनिन ADH और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो वॉसोप्रेनिन एंटी डायूटेरिक हार्मोन होता है, ADH कहते हैं इसको। ये हार्मोन वृक्कों के, मतलब किडनी, वृक्क मींस किडनी के गुच्छीय निस्पंदन से जल को पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। यह हार्मोन मूत्र के सांद्रण पर कार्य करता है और वासोप्रेसिन के अल्प स्रावण से मूत्र की मात्रा और तनुता बढ़ जाती है। यह स्थिति मूत्रालता अथवा डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब शरीर से ज्यादा मात्रा में जल बाहर जाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए कृत्रिम ADH का उपयोग किया जाता है, जिसे पेट्रेसिन कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाके ये मूत्र का नियंत्रण, उसकी सांद्रता को नियंत्रित करता है ADH हार्मोन। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हमने पहले भी पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन क्या है, शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, उसके संकुचन को प्रेरित करता है। माताओं में यह प्रसव पीड़ा, लेबर पेन को और गर्भाशय पेशियों के संकुचन को भी प्रेरित करता है। इसे जर्म हार्मोन भी कहते हैं, मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया था। मानव व्यवहार पे इसके प्रभाव के चलते इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। शिशु के जन्म के बाद स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है, इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। और गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्रियाएं और उपयोग, इसके बारे में देखो, ये दवा के रूप में यूज होता है। अविकसित और मृत भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चे के जन्म के समय माताओं में रक्तस्राव को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन का उपयोग महत्वपूर्ण और प्रभावी है। इसके इंजेक्शन के रूप में उपयोग कृषि, बागवानी, डेयरी उद्योग में व्यापक पैमाने पर किया जाता है। इस इंजेक्शन की सहायता से जो दुधारू पशुओं को दूध देने की क्षमता, फलों और सब्जियों के आकार में बढ़ोतरी करने जैसा कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला इंजेक्शन वही है जो आप लोग बात करते हो ना, लौकी में इंजेक्शन लगा के लौकी बड़ी करते हैं, यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, लौकी को तो लौकी बड़ी हो जाती है। ओके, इंजेक्शन वाली लौकी यही है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन वाली। अब इसका दुरुपयोग भी होता है, कैसे, मानव तस्करी द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेली गई बच्चियों में यौन आरंभ यानी प्यूबर्टी की प्रक्रिया तीव्र करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पे गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और देखो क्या होता है ना, जो लड़कियां होती हैं, जो छोटी लड़कियों को इस मानव तस्करी में उपयोग किया जाता है, तो उनको यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो समय से पहले उनके अंदर जो है यौवन आ जाए। ठीक है, लड़कियां बड़ी हो जाएं, तो उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसके इंजेक्शन लगाते हैं उनको। सरकारी अस्पतालों में भीड़ के चलते गर्भवती महिलाओं में प्रसव की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए इस दवा का अवैध प्रयोग करते हुए भी देखा गया, ज्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं इसके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ऑक्सीटोसिन दवा पर प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रतिबंध इस दवा के निजी निर्माण के क्षेत्र और खुदरा बिक्री पर भी लागू है। यह प्रतिबंध कब से लगा है? 1 सितंबर 2018 से प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के बारे में। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इससे स्रावित कई हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं। यह शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि हाइपोथैलेमस काफी हद तक पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि के ठीक ऊपर स्थित हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के संयोजक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये शरीर में ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर सुरक्षा आदि को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा ऐसे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को भी नियंत्रित करके शरीर की वृद्धि, विकास, समस्थैतिकता और मेटाबॉलिज्म आदि का नियमन करते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, अब आती है थायराइड ग्रंथि, जिससे आजकल बहुत लोग परेशान हैं क्योंकि थायराइड के पेशेंट हर जगह देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि सिर में होती है? ऐसा तो नहीं पीयूष ग्रंथि को कहीं और ही समझ रहे हो। पीयूष ग्रंथि सिर पे होती है। ये जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, स्कल, उसके बीच में होती है। और थायराइड ग्रंथि गले में होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एच के जैसे होता है। यह टेट्रा आयोडो थायरोनिन या थायरोक्सिन, जिसको T4 कहते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन यानी T3 और कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित करती। इतने सारे थायरोक्सिन आयोडीन युक्त होता है, इसकी कमी से घेंगा हो जाता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियमन करता है। अब देखो इसके कम निकलने से, अल्पस्रावन से क्या रोग होते हैं? यदि थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं निकल रहा है तो फिर देखो क्या हो रहा है। क्रिटिनिज्म, तो बच्चों में थायरोक्सिन के अल्पस्राव से ये रोग उत्पन्न होता है जिसके कारण मंद बुद्धि हो जाएंगे, बच्चों में बौनापन हो जाएगा। मिक्सोडीमा, ये सब भी पहले पढ़ा है, ये दोबारा पढ़ रहे हैं अपन। मिक्सोडीमा, वयस्कों में थायरोक्सिन के अल्पस्राव से ये रोग होता है। इससे रोगी में हृदय की जो गति है वो हो जाती, धड़कन कम होती, कम शरीर का तापमान होता है, पेशे थकान रहती है। फिर घेंगा रोग, इसको गॉइटर कहते हैं। आयोडीन की कमी से रोग होता है। गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। खाने वाले नमक में उचित मात्रा में आयोडीन लेने पर घेंगा रोग का निदान हो जाता है। थायरोक्सिन के अतिस्राव से ग्रेव्स रोग हो जाता है, जिससे आंखें बाहर की ओर उभर आती है और मेटाबॉलिज्म दर बढ़ जाती है। ठीक है, इसको एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर भी कहते हैं। ठीक है, या उसको ग्रेव्स रोग कहते हैं। दो नाम है इसके। ठीक है, अब एक है हाशिमोटो रोग। इसको देखो, हाशिमोटो रोग क्या है? कभी कभी चोट, संक्रमण, वृद्धावस्था आदि के कारण थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र इससे शरीर के पदार्थ न मानकर विष पदार्थ या बाहरी एंटीजन मानने लगता है। ठीक है, वो सोचता है कि शरीर का नहीं, कहीं बाहर का पदार्थ आ गया। इससे क्या होता है कि शरीर में ऐसे प्रतिविष यानी एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो इस हार्मोन के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और फिर उसके बाद में जब नहीं बनता है तब भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक एक नंबर से हजारों बच्चे आगे और पीछे हो जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, इसीलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है एक एक लाइन। थायराइड संबंधी अनियमितताएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि ये गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है। ठीक, इसकी संख्या 4 होती है। इससे हार्मोन स्रावित होता है। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा में कमी होती है तब पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण होता है। इसकी कमी से टिटेनी रोग और अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में छिद्र हो जाता है। ठीक है, अब होती है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। ये देखो ये क्या होती है। थाइमस ग्रंथि छाती में स्टर्नम हड्डी के पीछे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमारे
श्वेत रुधिर कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है, और थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती, इसे टी लिम्फोसाइट प्रशिक्षण विद्यालय भी कहा जाता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है, जो शरीर में टी लिम्फोसाइट निर्माण को बढ़ाकर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी और वयस्क अवस्था में वसा के जमा होने के कारण लुप्त हो जाती है। ओके, अब आती है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथि में हम देखेंगे, इसको 4S ग्रंथि भी कहते हैं, और ये कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है। ये 4S का क्या मतलब है? इसको 4S का मतलब समझो। शुगर मेटाबॉलिज्म यानी शर्करा का उपापचय होगा, सॉल्ट रिटेनिंग यानी लवण नमक का नियमन करता है, सेक्स हार्मोन्स का, लिंग हार्मोन का नियमन करेगा, और सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा का स्रोत होगा। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, यानी इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से याद करना है। ये 4S के फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी आ सकता है। यह श्वसन गति बढ़ाने, पाचन दर बढ़ाने, रक्त शर्करा का मान बढ़ाने, कोशीय उपापचय बढ़ाने, आंख की पुतलियां फैलाने, रोंगटे खड़े कर देने के लिए प्रेरित करता है। अतः इसे लड़ो और उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिए। रक्त दाब यानी जब बीपी कम होने पर, बीपी कम हो जाता है तो रोगी को एड्रिनेलिन देने से आराम मिलता है। ये पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित कर देता है, जिससे पसीने की दर बढ़ जाती है। इस ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनेलिन यानी एपिनेफ्रिन और कार्टिसोल प्रमुख हार्मोन होता है। एड्रिनेलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य अपने आप को दुखी समझने लगता है। देख लो, जो लोग दुखी होंगे उनको आज पता चल गया होगा वो क्यों दुखी है। और एड्रिनेलिन हार्मोन मनुष्य के क्रोध और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ये देख लो भाई, हार्मोन नियंत्रित करें और अपना स्वभाव नियंत्रित पाएं। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी के कॉर्टेक्स के से भाग से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। कॉर्टिसोल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। कार्य और संरचना की दृष्टि से अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अधिवृक्क वल्कुट यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है अधिवृक्क मध्यस्थ यानी एड्रिनल मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला दो टाइप होते हैं, दो भाग होते हैं इसके। ठीक, अब देखो आगे। तो ये सबसे पहले जो अधिवृक्क वल्कुट है, तो ये क्या होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स वल्कुट। कोलेस्ट्रॉल वसीय अम्लों के संचय के कारण हल्के पीले रंग का होता है, जो संपूर्ण अधिवृक्क ग्रंथि का 80 से 90% बनाता है। ओके, ये 80 से 90% बनाता है। और अधिवृक्क वल्कुट 3 क्षेत्रों में बटा होता है, फिर ये भी 3 क्षेत्रों में बटा है। अब इसके भी तीनों क्षेत्र देखिए। जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ये क्या कह रहा है? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स का स्रावण ये करता है, जिसमें मुख्य हार्मोन एल्डोस्टेरोन होता है। इसके एल्डोस्टेरोन के दो मुख्य कार्य, एक जल तथा सोडियम का संरक्षण करना और दूसरा पोटेशियम का निष्कासन करना। फिर है जोना फैसिकुलेटा, ये क्या करता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का स्रावण करता है। और ग्लूकोकार्टिकॉइड ऐसे हार्मोन के समूह होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचय का नियमन करता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन क्या होते हैं? प्रदा विरोधी यानी एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। डब्ल्यूपीसी की संख्या को नियंत्रित कर आरबीसी की संख्या को बढ़ाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अल्पस्रावण, इसके अल्पस्रावण से एडिसन रोग होता है, और इस रोग में सोडियम और जल की मात्रा मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाती है और शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। रक्त में शुगर की मात्रा जो है कम और पोटेशियम की अधिकता होने से जो हृदय की पेशियां हैं, मस्तिष्क और यकृत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इसको पोटेशियम की अधिकता को हाइपरकैलेमिया कहते हैं, ये पढ़ाया है। यदि किसी व्यक्ति के एड्रिनल कॉर्टेक्स के से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि मूत्र के साथ सोडियम का काफी उत्सर्जन हो जाता है। यही कारण है कि एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अतिस्रावण, इसे क्या होता है, इसे कुशिंग रोग होता है। ठीक है, इस रोग में व्यक्ति का चेहरा चंद्रमा की तरह, लाल चंद्रमा की तरह हो जाता है और इससे व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अतिस्रावण, तो इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछने वाली चीजें हैं। ओके, अब जोना रेटिकुलरिस, ये नर हार्मोन एंड्रोजन्स तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन्स का स्रावण करते हैं। विरिलिज्म, महिलाओं में पुरुषोचित लक्षण यानी जैसे दाढ़ी मूछें बढ़ना, भारी आवाज का प्रकट होना विरिलिज्म कहलाता है। ठीक, और महिलाओं में एंड्रोजन्स के अतिस्रावण का ये दुष्परिणाम होता है। जब ये एंड्रोजन्स जो है ये अगर महिलाओं में ज्यादा हो जाता है तो ऐसा विरिलिज्म होता है। फिर गायनेकोमास्टिया, पुरुषों में यदि महिलाओं जैसे लक्षण यानी पतली आवाज, तीखी आवाज, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि होता है तो इसको कहते हैं गायनेकोमास्टिया। यह पुरुषों में एस्ट्रोजन्स के अतिस्रावण का दुष्परिणाम है। यदि पुरुषों में एस्ट्रोजन जो है ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो ऐसा होता है। अधिवृक्क कॉर्टेक्स से स्रावित सभी हार्मोन व्युत्पन्न यानी स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न स्टेरॉइड्स होते हैं। अब अधिवृक्क मध्यांश, अधिवृक्क ग्रंथि का 10 से 20% होता है। ये क्रोमाफिन कोशिकाओं का बना होता है। क्रोमाफिन कोशिकाएं दो हार्मोन स्रावित करती है, एक तो एड्रीनेलिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनेलिन यानी नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रीनेलिन या नॉर एड्रीनेलिन दोनों सम्मिलित रूप से मनुष्य को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करते हैं। ये वही है कि फाइट और फ्लाइट। ठीक है, अब है पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। ओके, और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करती है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख या आत्मा का स्थान भी कहा जाता है। सभी अच्छे से याद करते चलना। पीनियल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एड्रिनोग्लो, मेरुलोट्रोपिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन जो है निद्रा चक्र यानी स्लीपिंग पैटर्न को नियंत्रित करता है। अंधेरे में इसका स्रावण अधिक और दिन में कम होता है। ठीक है, इसलिए हमको रात को नींद आती है, अंधेरा देख के क्या होती है, हमें नींद आने लगती है। तो किसके कारण होती है? मेलाटोनिन के कारण होती है। फिर अंधेरे में, फिर बच्चों में इस हार्मोन का स्रावण अधिक और बूढ़ों में कम होता है। इसलिए बुजुर्गों को नींद कम आती है, उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है और बच्चे को खूब सुलाओ सोते रहते हैं। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, आपने देखा होगा। जन्म से अंधा होने पर मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जल्दी युवावस्था आ जाती है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, जिसके कारण इसे रात का हार्मोन भी कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं कि रात का हार्मोन किसे कहते हैं। अब सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर रक्त दाब बढ़ाने का कार्य करता है। एड्रिनोग्लोमेरुलोट्रोपिन, ये अधिवृक्क वलकुट से एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। पीनियल ग्रंथि शरीर में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने का चक्र, शरीर के तापमान का निर्धारण, मासिक चक्र का निर्धारण भी करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। मनुष्य में लगभग 10 वर्ष की आयु के पश्चात पीनियल ग्रंथि कैल्शियम लवणों के कण जमा होने के कारण नष्ट होने लगती है। इन कणों को मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, यानी ब्रेन सैंड कहा जाता है। याद करना है ये सारी चीजें, ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब है गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथियां। अब इनके बारे में भी देख लो, मैंने इनको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, ये तीसरी बार पढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। जनन अंग, अब तक तो सारा याद होना चाहिए था। जनन अंग उन अंगों को, नर में वृषण मतलब मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में अंडाशय मतलब ओवरीज को कहते हैं, जो प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। महिला सेक्स हार्मोन को एस्ट्रोजन और पुरुष सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन कहा जाता है। याद रखना है ये। एस्ट्रोजन हार्मोन में एस्ट्रोडियोल हार्मोन प्रमुख होता है। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहा जाता है। महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब अंडा के जो एग है
उसको निकलने के लिए, मैच्योर होकर निकलने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। एलएच थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, एलएच। रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्रसव में मदद करता है, ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। पुरुषों में जो टेस्टिस होती है, ये वृषण मतलब टेस्टिस की जो सर्टोली कोशिकाएं होती है उसमें स्पर्म के उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती है। एंड्रोजन हार्मोन की उत्पत्ति में लैंडिंग लेइंग कोशिका मदद करती है, ठीक है, लेडिंग कोशिका भी कहते हैं इसको। अब अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित यानी अंत और बाह्य ग्रंथि दोनों कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा और एफ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये याद रखना है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका को लैंगरहैंस द्वीप यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसको अच्छे से याद करो। अल्फा कोशिकाओं में से ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सेमेस्टोस्टेनिन हार्मोन का स्रावण होता है, इस बार हो सकता है ये पूछ ले। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक बीमारी होती है जिसको मधुमेह कहते हैं, और अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है, ठीक है। किडनी वृक या किडनी 3 हार्मोन रेनिन, इरिथ्रोपाइटिन और कैल्सिट्रॉल का स्राव करती है। छोटी आंत ये 3 हार्मोन स्रावित करती है, एंडोक्राइटिन, एंडोग्रेस्ट्रॉन और विलिकाइनिन, ठीक है। ये एंडोक्राइटिन क्राइनिन क्या करती है, आंतरस निकलने के लिए प्रेरित करती है। एंटीरोग्रेस्ट्रॉन जठर रस के स्रावण को रोकता है, और विलिकाइनिन अवशोषण बढ़ाने के लिए विली की गति को बढ़ाता है। इंटरफेरॉन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो विषाणुओं द्वारा संक्रमित कोशिकाओं के जरिए स्रावित होते हैं। इंटरफेरॉन्स के निम्नलिखित कार्य होते हैं, ये पास की असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सक्रिय करते हैं, और प्रतिरक्षी कोशिकाओं के वायरस को पहचानने और उन पर आक्रमण करने के लिए सक्रिय करते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ये बीमार है, ठीक है, यानी वायरस से संक्रमित है, मतलब बीमार है, और इसके बाजू वाली ये अच्छी है, इसके बाजू ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये जो कोशिका है ये इंटरफेरेंस जो है इसको क्या करती है, स्रावित करती है, और क्या करती है, स्रावित करके ऐसा रस निकालती है कि ये जो आसपास की कोशिका है ये तो इनको पता चल जाए कि देखो ये मुझ पर ये वायरस आया है, तो अब तुम लोग जो है अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाओ ताकि ये तुम पर अटैक ना करे, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। कैलोन्स क्या है, एक कैंसर रोधी पदार्थ होता है कैलोन्स, ठीक है, जो विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये पदार्थ कोशिकाओं के अनावश्यक विभाजन को रोक देता है, ठीक है। एंटी कैंसर कारक पदार्थ होता है कैलोन्स, इसको याद रखो, ये पूछा जा सकता है। प्रोस्टेग्लैंडिस, तो ये अत्यंत सक्रिय पदार्थ होता है, पीजीज कहते हैं इसको, अत्यंत सक्रिय पदार्थ होता है जो सामान्यतः प्रोस्टेट ग्रंथि में स्रावित होता है। यह वीर्य यानी सीमन में उपस्थित होता है। सेक्स के फलस्वरूप, सेक्स के बाद में क्या होता है, ये महिलाओं के वेजाइना में पहुंचकर यूट्रस की पेशियों में संकुचन प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और पुरुषों के जो स्पर्म है वो स्त्रियों के जो है ओविडक्ट है ना में अंडाणुओं तक पहुंचकर उनका फर्टिलाइजेशन कर सके ताकि, ठीक है। अब आता है हृदय। तो हृदय के संबंध में हम क्या पढ़ेंगे, हृदय की आलिंद भित्ति एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और रक्तदाब बढ़ जाने पर इस हार्मोन के स्राव से रक्त वाहिकाएं फैल जाती है और रक्तदाब कम हो जाता है, ओके। फिर जठर आती है पथ, अमाशय द्वारा स्रावित हार्मोन गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों का कार्य करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। लेक्राइमल ग्रंथि ये नेत्रों में पाई जाती है, आंखों में। लेक्राइमल या इसको टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा आंसू का स्रावण होता है। डुओक्राइनिन ये ब्रनर्स ग्रंथियों में से श्लेष्म म्यूकस के स्रावण को प्रेरित करती है, और श्लेष्म ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड जो है नाक या श्वास नली या ट्रैकिया इसको कहते हैं, और अमाशय में श्लेष्म म्यूकस का स्रावण करती है, ठीक है। तो यहां तक ये वाली क्लास थी पाचन तंत्र ग्रंथियों वाली। इसका पहला पार्ट, इसके पहले
एक वीडियो और है जो किसी टेक्निकल इश्यू के कारण कट हो गया था, तो वो 20-25 मिनट का वीडियो है, और उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, और इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।